सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े पुल जिसका नाम है धुबरी फुलबाड़ी पुल के विषय में। समझेंगे कि ये जो पुल बनने जा रहा है ये कहां पर बनने जा रहा है, इसका जो इंपॉर्टेंस है वह इतना ज्यादा क्यों है कि इसको वैश्विक कवर किया जा रहा है, अर्थात पूरे विश्व में चर्चा का कारण बना हुआ है। और साथ ही समझेंगे कि भारत का ये जो सबसे बड़ा पुल होगा यह भारत, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के विषय में और समझेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के संदर्भ में क्या नया हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े नदी पुल के विषय में जिसका निर्माण किया जाने वाला है। आइए थोड़ा सा हम मैप का सहारा लेते हैं। यहाँ पर कुछ जो आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं आपका, अर्थात पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इनको देखिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो बाउंड्री है आपको पता है यहाँ पर चाइना से लगता है। अब ये जो चाइना है इसकी जो गतिविधियां हैं अरुणाचल प्रदेश में हमेशा से संदिग्ध रही हैं। खासकर 1962 के बाद यहाँ पर जो चीन की गतिविधियां हैं उनको लेकर कई तरह की हमारी चिंताएं बनी रहती। हाल ही में कुछ समय पहले खबर आई थी कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के पास एक गांव बसा लिया है, अर्थात वहां पर बना लिया। अब यह जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर जो बेहतर सिक्योरिटी की हमें आवश्यकता है, इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो आर्मी है, हमारे सेना के जो जवान हैं, उनके लिए जो आवश्यक सामानों की आपूर्ति है हमेशा होती रहे। एक तो एंगल ये है। दूसरा यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भूटान वाला क्षेत्र दिखाया गया है। अभी जो भूटान है इसके साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन इन संबंधों को और बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में हो, सांस्कृतिक संबंधों के रूप में हो या फिर भूटान की आवश्यकता के संदर्भ में हो। तो कुल मिलाकर यह जो पुल बनेगा वो भूटान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। कैसे होगा मैं बताऊं। यहां पर देखिए आपको बांग्लादेश दिखाया गया है। अभी जो बांग्लादेश है इसके साथ भी हमारे संबंध ठीक हैं और इन संबंधों को और बढ़ा सकते हैं जब हम क्या करें, यहां पर जो हम पुल बनाने जा रहे हैं, जिसको यहां पर देखिए यह है आपका मेघालय। इसमें देखिए मेघालय का जो नॉर्थ वाला भाग है यहां पर एक जगह है फुलबाड़ी, वहीं असम का यह क्षेत्र है जिसका नाम है धुबरी। अब देखिए यहां पर आपको असम दिखाया गया है, यह आपका मेघालय है और यहां पर यह जो पुल क्या होगा बनाया जाएगा और इसी का नाम होगा जो है कि धुबरी फुलबाड़ी पुल। अब यह जो पुल है न सिर्फ भूटान, बांग्लादेश और साथ ही साथ चाइना पर नियंत्रण रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जो हमारे राज्य हैं इन राज्यों के डेवलपमेंट के लिए, यहां पर शांति और स्थिरता के लिए भी इनका महत्व काफी ज्यादा। कारण यह है कि यहां पर आपको पता है एक और देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे आने वाले समय में चाइना का इंपैक्ट यहां पर बढ़ेगा और चाइना के जो हित हैं आपको पता है हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट में रहते हैं। इस ऐसे में जरूरत है कि हम क्या करें, जो बांग्लादेश है, जो भूटान है, इनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाएं और ये जो हमारे क्षेत्र हैं यहां पर हम बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करें, जिससे ऐसा ना हो कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी में बाढ़ आए तो उस बाढ़ के कारण हमारा ये जो पूरा क्षेत्र है ये कट जाए। आपको पता है कि एक क्षेत्र है जिसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो यह जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको आप यहां पर देखते हैं, ये काफी पतला सा एरिया है, इससे होकर हमारी कनेक्टिविटी है। अगर हम क्या करें, अपने संबंधों को इतना बेहतर बना लें कि हम यहां से होकर बांग्लादेश से होकर ऐसे इस रास्ते से भी अगर हम बढ़ सकें तो हमारे पास नया एक रास्ता होगा। थोड़ा सा मैप मैं
आपको कुछ चीज़ों को और दिखाता हूँ, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सकेगी। ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा इसमें फैक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए यहाँ पर आपको मैंने धुबरी फुलबारी, ये देखिए यहाँ पर फुलबारी लिखा है और यहाँ पर देखिए धुबरी वाला क्षेत्र लिखा है, और यहीं पर इस पुल का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ये रहा आपका ब्रह्मपुत्रा नदी। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब आप देख पा रहे होंगे, तो ये देखा आपने बांग्लादेश देख लिया आपने, यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर में आपको भूटान दिखाई देगा, और यहाँ पर देखिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो यहीं पर क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिस पर अभी हम क्या है, निर्भर हैं। अगर इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, जैसा कि यहाँ पर चाइना की उपस्थिति है, कई बार उसकी नज़र रहती है कि किसी तरह से इस कॉरिडोर पर अपना प्रभाव जमाया जाए, तो उसके लिए भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर हम कुछ वैकल्पिक रास्तों का निर्माण। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है म्यांमार, और जो म्यांमार का यह जो बाउंड्री है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे समय में जब म्यांमार में क्या हो रहा हो, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा हो। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये लोकेशन का मामला क्या है। अब थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार पर स्थित मानसरोवर झील से निकलकर पूर्व की हुई ओर अर्थात हिमालय के समानांतर बहती हुई नामचा बरवा पर्वत तक आती है, और यहां से यह दक्षिण की ओर मुड़ती है, और दक्षिण की ओर मुड़ते समय ये गहरे जो है कि खाई नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसको बोला जाता है ज्योग्राफी में गार्ज। तो गार्ज का मतलब क्या है, एक ऐसा खाई नुमा क्षेत्र रास्ता जिससे नदी जो प्रवाहित हो रही है उसका जो, अगर आप उसको ऐसे खड़े होकर देखें तो काफी गहरा होगा, काफी नैरो होता है, इसको बोलते हैं गार्ज। तो इस गार्ज का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, यह जो ब्रह्मपुत्रा नदी है। लेकिन अभी ब्रह्मपुत्रा इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि तिब्बत पठार पर इस नदी को कहा जाता है सांगपो नदी। तो सांगपो नदी क्या होती है, ऐसे बहती है और फिर क्या होती है, ये जो नामचा बरवा पर्वत है यहां पर एक जो है गहरे गाज का निर्माण करती है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जब यह नदी आती है तो इसका नाम होता है दिहांग, और दिहांग में क्या होती हैं, दिबांग और लोहित नदियां अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती हैं, और जब ये आगे बढ़ती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा, असम में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है असम में भी देखेंगे तो इस सदिया से धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर, अर्थात यह कुछ इस रूप में पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर कहां तक होती है, यह सदिया से लेकर धुबरी, और धुबरी की लोकेशन हमने आपको दिखाया, और धुबरी तक यह प्रवाहित होने के बाद क्या होती है, इसके बाद यह दक्षिण की ओर मुड़कर कहां पहुंच जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में इसे बोला जाता है जमुना नदी के नाम से। अब देखिए इस जो नदी की जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि हमने देखा कि तिब्बत वाले क्षेत्र में इसको सांगपो के नाम से जान रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जान रहे हैं, फिर ब्रह्मपुत्रा, फिर जमुना नदी। तो कुल मिलाकर अगर हम यह जो नदी है इस पर क्या करें, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन का निर्माण करें जिससे बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो सके, तो हम जो इनर वाटर वे हैं, अर्थात जो जल सिस्टम है हमारा, जो नदियों की प्रणाली है, उसका बेहतर उपयोग करके आने वाले समय में हम ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ आवागमन को काफी आसान बना सकते हैं। तो यहां तक तो हमने यह समझ लिया कि आखिर यह जो नदी है इसका नाम क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। यह जो नदी है इसकी जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, इसकी गहराई देखिएगा 38 मीटर है, और कई जगह इसकी गहराई आपको 120 मीटर देखने को मिलेगी। स्वाभाविक है नदी काफी जो है कि गहरी है, इसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जब जल की मात्रा तो है ही है, हर साल क्या होता है जब बर्फ तेजी से पिघलती है, वर्षा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हर साल लगभग इस नदी में क्या होता है, बाढ़ आती है। और बाढ़ आने की जो समस्या है यह क्या है, पूरे जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके लिए एक चुनौती बना रहता है। यह बांग्लादेश के लिए भी चुनौती बना रहता है, लेकिन जो बांग्लादेश है उसके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन कम से कम हमारे हाथ में जरूर कुछ है कि यहां पर जो भी नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम कुछ आगामी कदम उठा सकें। दरअसल होता क्या है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है यह दुनिया की उन नदियों में से मानी जाती है जो सर्वाधिक अवसाद लेकर आती है। अवसाद को बोलते हैं इंग्लिश में सेडिमेंट्स। जैसे क्या होता है जब नदी प्रवाहित होती है तो बहुत से पर्वतों से, मैदानी क्षेत्र से, पठारी क्षेत्रों से होकर आती है, और वो क्या करती है, वहां पर जो चट्टान है, जो मिट्टी है,
उनका कटाव करते हुए आती है। तो ये जो कटाव, ये जो उसमें मिक्सचर, उसमें मिले हुए पदार्थ हैं, इन्हीं को बोला जाता है अवसाद। और यह अवसाद जब क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मान लेते हैं गहरी घाटी थी, उसमें बार बार अवसाद भरता रहेगा, वो क्या हो जाएगा, छिछला हो जाएगा। जैसे कि हम कहें कि आपने देखा होगा जब हैंडपंप से पानी निकाला जाता है नया नया, तो उसमें क्या होता है, बालू होता है, तो किसी कटोरे में आप लेते हैं तो बालू भरने लगता है, फिर पानी जो है कि कम होता है। तो ठीक इसी तरह इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जिससे इसमें जब भी पानी आता है तो इस पानी के साथ अवसाद आता है, जिससे लगातार यह जो नदी बेसिन है या इसकी जो घाटी है वो छिछली होती जा रही है। अब जब छिछली हो जाएगी, लेकिन पानी क्या आएगा, उतना ही आएगा बरसात के मौसम में या गर्मी के मौसम में, या फिर वर्षा और ज्यादा हो जाएगी तो ये छिछला क्षेत्र क्या करेगा, इस छिछले क्षेत्र से पानी जो है कि बाहर की ओर जाएगा। और जब बाहर की ओर जाएगा तो ये आसाम में क्या करता है, हर साल तबाही उत्पन्न करता है। और इसी के कारण जब ये नदी उफान पर होती है तो इसके क्षेत्र में आपने देखा होगा सैकड़ों लोगों की मृत्यु की सूचना आपको आती है। अब इसी के कारण यह रखा गया है कि यह उद्देश्य रखा गया है कि यहां पर कुछ ऐसी बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जाए जिससे आने वाले समय में क्या हो सके, यहां पर कुछ इस प्रकार की जो नुकसान होते हैं उनसे भरपाई मिल सके। दरअसल क्या होता है, वर्ष 2012 में एक घटना हुई थी, और घटना यह हुई थी कि ब्रह्मपुत्र नदी को पार करते समय एक बड़ा हादसा हुआ था, और इस हादसे में 103 लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि हमने जो एरिया दिखाया आपको धोबरी से लेकर फुलबारी तक का, यहां पर लोगों का आवागमन होता है, और जब यहां पर पुल नहीं है तो किसके माध्यम से होगा, नाव के माध्यम से होगा। तो इसी के कारण जब यह ऐसा ही प्रयास किया जा रहा था, लगभग 300 लोग नाव में सवार थे और जो है कि उनके साथ यह हादसा हुआ, तो उसी समय यह विचार आया कि यह जो घटना है यह जो है कि काफी गंभीर घटना है, और इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए जरूरी है, यह निर्णय लिया गया कि असम के धुबरी को मेघालय के फुलबाड़ी से जोड़ा जाएगा। और जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा, एक पुल का निर्माण किया जाएगा। और जो पुल का निर्माण है जब किया जाएगा तो इस पुल की जो लंबाई होगी 19.3 किलोमीटर होगी। और इससे क्या होगा कि अभी जो नाव के माध्यम से या नदी को पार करके या फिर घूमकर जो दूरी कवर होती है, यह जो दूरी है लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, यह कम हो जाएगी। और यह सिमट कितने में जाएगी, 19.3 जो किलोमीटर लंबा पुल होगा। कुल मिलाकर यह विचार किया गया कि अगर हम पुल बना लेते हैं तो यह दूरी कम हो जाएगी, हमारा काफ़ी ज़्यादा समय बचेगा। कुल मिलाकर 2012 में ही इसके लिए प्लान बना, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अब क्या हुआ है कि गुरुवार को लगभग 10 साल से प्रस्तावित इस परियोजना की नींव रख दी गई है। यह पुल जो है 19.3 किलोमीटर लंबा होगा और देश का सबसे बड़ा नदी पुल होगा, और यह पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। यह जो पुल है NH अर्थात नेशनल हाईवे 127B के तहत आएगा। यह आपसे पूछा जा सकता है इसका संबंध या चर्चा में क्यों बना था, तो यह ध्यान रखिएगा। यह क्या करेगा, असम के धुबरी को यह पुल जो है मेघालय के फुलबाड़ी, साथ ही साथ तुरा, रोंगराम और रोंगजेंग से जोड़ेगा। ये जो नाम है, ये जो 3 नाम है, इनको भी याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट देखे कि ऐसा है कि नहीं। इस पुल में जो अनुमानित खर्च होगा लगभग वो 5000 करोड़ रुपए होगा, और इसकी जो फंडिंग होगी, इसकी फंडिंग की जाएगी जापान के द्वारा, उस पर भी आएंगे। इसका निर्माण किया जाएगा लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा, और इसको अनुमानित है कि 2026 से 27 तक इसको बना लिया जाएगा। ये जो पुल होगा 4 लेन वाला होगा, और ये जब बन जाएगा तो यहां पर जो 6.5 घंटे का ट्रेवल करके लगभग 200 किलोमीटर अधिक दूरी जो कवर करनी थी वह भी बचेगी, और जो नाव पर निर्भरता थी या लोगों की जो जान जोखिम में होती थी वह भी क्या होगा, रुकेगा। या जैसा कि हमने बताया, जापानी सरकार की एक संस्था है जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। यह क्या करेगी, इसकी फंडिंग करेगी। और यह जो एजेंसी है यह इसलिए हमारी फंडिंग करती है क्योंकि भारत और जापान के जो संबंध काफ़ी बेहतर हैं। इसके अलावा यह जो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी है यह अन्य देशों में भी फंडिंग करती है, जहां पर डेवलपमेंट के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनसे क्या हो, जिनको डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जा सकता है, या जिससे किसी क्षेत्र में कुछ
निर्माण होता है खासकर विकासशील देशों में तो अन्य देशों को भी फंडिंग करती है, लेकिन हाँ भारत में जो इसकी फंडिंग है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लो इंटरेस्ट पर हम लोग को लंबे समय के लिए क्या होता है यहाँ से फंडिंग मिल जाती है। तो इसकी फंडिंग जो की जाएगी जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा की जाए। इस पुल के माध्यम से भूटान, बांग्लादेश और पूर्वोत्तर के राज्यों को क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों को फायदा होने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो हम लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट की गति मिले, वहाँ पर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े, सभी क्षेत्रों में शांति स्थापित हो पाए, यह हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। सरकार ने भी घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल के सेरामपुर से असम के धुबरी तक, अर्थात जहाँ तक पुल बन रहा है, एक 55 किलोमीटर लंबे जो है कि सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब ये सड़क बन जाएगी कहाँ, धुबरी तक, और ये किसको जोड़ देगी, पश्चिम बंगाल को, तो इससे क्या होगा, पश्चिम बंगाल की जो कनेक्टिविटी है वह क्या होगी, पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ और बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा, जो व्यापार है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वह सुगम हो जाएगा। यह निर्माण कार्य अक्टूबर माह में, जो सड़क का निर्माण कार्य है, यह अक्टूबर माह में प्रारंभ होगा, और इससे पश्चिम बंगाल मेघालय की जो कनेक्टिविटी है और जो असम की कनेक्टिविटी है वह भी बढ़ेगी। सरकार ने यह भी सूचना दी है कि ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप के पास रहने वाले लोगों के लिए एक और पुल का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है माजुली जोरहाट। और यह जो पुल है, यह जो कि बन चुका है एक्चुअली में, यह 6.8 किलोमीटर लंबा है, 2 लेन वाला पुल है, और इसको भी क्या किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में आवागमन और विकास के नए विकल्प खुलेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होने वाली क्षति को कम किया जा सकेगा। यह जो पुल है, यह जो है कि जिसको अभी कुछ बन चुका है, कुछ इसको बनाया जाएगा, इसका संबंध नेशनल हाईवे 715K से है, इसका नाम आपको याद रखना है। इस पुल के निर्माण से भारत, बांग्लादेश और भूटान न सिर्फ इनका आपसी व्यापार बढ़ेगा बल्कि आवागमन भी लोगों का बढ़ेगा, और इससे जो हमारा जो सॉफ्ट पावर है, अर्थात भारत का सॉफ्ट पावर इन देशों के साथ वह बेहतर होगा, और इससे भूटान को सबसे ज़्यादा फायदा यह होगा कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूटान अभी थोड़ा सा कम अपनी हिस्सेदारी रखता है, वह उसको बढ़ा पाएगा। पूर्वोत्तर में बनाए जा रहे इन पुलों का जो महत्व है वह रणनीतिक और सैनिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके माध्यम से पूर्वी हिमालय सीमा पर सैनिकों की आवाजाही और उनके लिए जो आवश्यक सामग्री है हर समय और तीव्र गति से पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सकेगा। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी में अगर बाढ़ की भी कंडीशन है तो भी हम क्या कर सकेंगे, वहां पर जो आवश्यक चीजों की आपूर्ति है वह हम कर सकेंगे। अब यह तो हमने समझा इस पुल के विषय में। कुछ और पुलों का नाम आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एक है ढोला सदिया ब्रिज, जिसको भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है, लेकिन जब क्या होगा, धुबरी और फुलवारी का पुल बन जाएगा तो सबसे बड़ा पुल हो जाएगा। इसकी जो भूपेन हजारिका ब्रिज है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, और यह लोहित नदी पर बनाया गया है, और यह क्या करता है, असम अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर। दूसरा जो सबसे लंबा पुल है वह अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई जो है कि 6.5 किलोमीटर है। यह दाम्बुक और रोइंग के बीच हर मौसम में क्या करता है, कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तीसरा जो है बिहार में गंगा नदी पर है, और इसका नाम है महात्मा गांधी सेतु, और इसकी जो लंबाई है अगर देखें तो 5.7 किलोमीटर की है, और इस तरह से ये क्या करता है, पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये जो पुल का निर्माण किया जा रहा है, ये कई तरह के जो हमारे पहले से पुलों का निर्माण हमने किया है, जो विकास के हमने प्रयास किए हैं, उनको कैसे और आगे बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा OTT प्लेटफॉर्म के विषय में। OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, सबसे पहले आप इन्हीं को समझ लीजिए, हालांकि आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। OTT प्लेटफॉर्म किससे आशय ऐसे ऐप से है जिस पर इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता कई प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर वीडियो ऑन डिमांड, जैसे कि आप वीडियो ऑन डिमांड, ऑडियो स्ट्रीमिंग, मैसेज सर्विस और इंटरनेट आधारित जो वॉइस कॉलिंग की उपभोक्ता मिलती है। जैसे इसके नाम क्या ले लेंगे आप, जो है कि अमेजन प्राइम है, हॉट
हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, जी5 है, बूट है, अल्ट वाला जी, ऐसे जितने नाम हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले ओटीटी जो प्लेटफॉर्म का विकास हुआ था, लोकप्रियता हासिल की थी इन्होंने, अमेरिका में की थी। भारत में भी बढ़ते इंटरनेट डेटा के प्रयोग से अब यहां पर भी क्या हो रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता बढ़ रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रयोग सामान्यतः ऑडियो और वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में इसका विकास प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये क्या करते हैं, आर्ट फिल्म बनाते हैं, वेब सीरीज, फीचर फिल्म, कुल मिलाकर इन्होंने क्या किया है, अपना जो पुराना वाला स्वरूप था उसको जो है कि कई तरह से चेंज कर दिया है। कई अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जो समसामयिकी और न्यूज से जुड़ी खबरें भी देते हैं, अर्थात वहां पर अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं तो बहुत जल्दी सूचनाएं आप तक पहुंच जाती हैं। कुछ दिन पूर्व किए गए मोमैजिक द्वारा एक सर्वे से पता चलता है कि भारत में लगभग 70% लोग मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, 55% लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही सामग्री को देखते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 31% लोग क्या करते हैं, वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं, 30% लोग स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, 18% लोग क्या करते हैं, जो है कि टीवी सीरियल देखते हैं। ये इससे था कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के विषय में है आप थोड़ा सा जान पाएं। अब समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, अब उसके बाद आप थोड़ा सा चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर जो है कि मुख्य परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में तो पूछे जाने की संभावना काफ़ी बनी रहती। हाल ही में क्या हुआ है, लगभग 17 ओवर द टॉप अर्थात ओटीटी प्लेटफॉर्म ने स्वनियमन कोड के स्वरूप में यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020, नाम याद रखिएगा, यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020 को अपनाया है। दरअसल हो क्या रहा था, भारत में पिछले कुछ दिनों से आलोचकों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है यह अब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर जो है कि जो कंटेंट परोसा जाता है उसमें अश्लीलता ज़्यादा होती है, भावनाओं को ठेस पहुँचती। इसी के चलते भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ऐसे संकेत दिए गए थे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के रेगुलेशन के लिए वह एक कोड लेकर आएंगे। हालांकि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विनियमन कोड लाने से पहले ही इन प्लेटफॉर्म ने क्या कर लिया है, स्वयं के एक कोड को अपना लिया है और इसी का नाम है यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020। अब हुआ क्या है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा यह जो रेगुलेशन कोड अपनाया गया है इसमें क्या हुआ है ये समझ लीजिए। यह जो कोड है स्वनियमन का, ये क्या होगा, 10 फरवरी 2021 से प्रभावी हो चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा अपनाया गया यूनिवर्सल सेल्फ रेगुलेशन कोड 2020 इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। अर्थात प्रयास यह किया गया है कि जो पहले से बना हुआ यह एसोसिएशन है इसी के माध्यम से रेगुलेशन को रखा जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्वनियमन हेतु इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में गठित श्याम बेनेगल कमेटी की सिफारिशों पर आधारित है। श्याम बेनेगल कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, खासकर जो है कि मूवी और कला के क्षेत्र के लिए, तो उसी को इसमें अपनाया गया है। और यह जो इन्होंने रेगुलेशन कोड अपनाया है इसमें श्याम बेनेगल कमेटी की सिफारिशों को इन्होंने इसमें रखा है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इसमें है कि जो विनियामक वातावरण अर्थात जो है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का निर्माण किया जाएगा और यह कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ऑनलाइन सामग्री के लिए क्या होगा, प्राथमिक कानून होगा। अर्थात जो पहले से बना हुआ अधिनियम है इसके प्रावधानों को अब यूज किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है अर्थात इनके नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जो कार्रवाई होगी इस अधिनियम के तहत हो। इस साथ ही साथ कहा गया है कि अब क्या किया जाएगा, एज क्लासिफिकेशन किया जाएगा, अर्थात जो भी कंटेंट परोसा जा रहा है वो बताया जाएगा कि आखिर वह जो है कि किस एज के लिए है, सामान्यतः आप देखते भी हैं। उसके बाद उपभोक्ता की शिकायतों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म का विकास किया जाएगा जिस पे उपभोक्ता क्या करेंगे, अपनी बात रख सकेंगे और उनकी शिकायतों को कंसर्न के रूप में लेकर उस पर जो है कि आगे उस पर कार्य किया जा सके। अब यह जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है आपको पता है यह जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये जो सर्टिफिकेशन की हमारी प्रक्रिया है, जो सेंसरशिप हमारे होता है, जैसे आपने मूवी का देखा हुआ, उसके तहत नहीं आते। इसी के कारण इसमें कई प्रकार की नवाचार की भी संभावना है और कई तरह की यहाँ पर चुनौतियां भी कई बार हमारे सामने आ जाती हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ओटीटी
जो प्लेटफॉर्म है यह इस पर प्रस्तुत सामग्री में मौलिकता अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए इस पर रेगुलेशन नहीं रखा जाना चाहिए। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इसमें प्रस्तुत सामग्री समाज में प्रचलित प्रथाओं को अधिक स्वतंत्र तरीके से प्रस्तुत करती है, इसलिए किसी भी प्रकार का रेगुलेशन इस पर ना रखे जाए। इनकी जो पहुंच है काफ़ी ज़्यादा है और कम लागत पर जो है कि ऑनलाइन सामग्री है उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इनको ये भी कहा गया है कि यह जो प्लेटफॉर्म है भले ही यह कई प्रकार की इनोवेशन को रखते हों, इन्होंने कई लाखों लोगों को रोजगार दिया है, बावजूद इसके जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की बात की जाती है उसके लेकर जो सीमाएं हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उन पर भी हमें क्या करना होगा, युक्त निर्बंधन लगाने की आवश्यकता है। अर्थात प्रयास यह करना है कि किसी भी वर्ग के धार्मिक समुदायों की भावनाएं आहत ना हो, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है, जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। भारत में सूचना प्रसारित करने वाले दूसरे माध्यमों के लिए कानून है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है और इसी के कारण यह कहा जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म को अभी रेगुलेट नहीं किया जाता है, जिनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जब OTT प्लेटफॉर्म का क्या है, जब दायरा बढ़ रहा है, इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इनके माध्यम से अगर कोई ऐसा कंटेंट लाया जाता है जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। अभी जैसा कि हमने बताया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के माध्यम से इसको लागू करके इसको जो है कि प्रयास किया जाता है, लेकिन प्रभावित तरीके से इस पर नियंत्रण नहीं रख पाता। देखना यह होगा कि जो सेल्फ रेगुलेशन का ये कोड लाया गया है ये कितना प्रभावी होता है और क्या इसमें अभी कुछ ऐसी चिंताएं बची रहती हैं कि सरकार को भी नया कोड लाना पड़ सकता है, या सरकार का जो नजरिया अभी जितने भी वेब सीरीज आई या जो भी मूवी वगैरह इन प्लेटफॉर्म पर आती हैं उनको लेकर सरकार का नजरिया क्या है, कैसे है, उसको देखना होगा। उसमें कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।